नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्यूचर रिटेल के स्टॉक के बारे में। जी हां दोस्तों, रिटेल सेक्टर के स्टॉक फ्यूचर ग्रुप का किशोर बियानी जिसका नाम है, उनकी कंपनी है ये। और पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो पिछले 4-6 महीनों से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में एक डील होती हुई दिखाई दी थी, जिसके बीच अड़ंगा लगाया था अमेजोन ने। और अब उसके कारण कहीं ना कहीं तलवार जो है सबसे बुरी तरीके से जो अटकती हुई दिखाई दी है वो फ्यूचर रिटेल के ऊपर आती हुई दिखाई दी है। उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइजेस में एक बहुत ही बड़ी वाइड स्विंग देखने को मिल रही है और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर जो हैं इस स्टॉक में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा, ये तो वक्त बताएगा कि आगे चल के किस तरीके से इसके लिए फैसला आता हुआ दिखाई देता है। जब तक ये सब कुछ नहीं होता तब तक ये एक अधर में लटका हुआ ऐसा स्टॉक है। यहाँ पे आपने देखा कभी अपर सर्किट लगता है, कभी लोअर सर्किट लगता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो यहाँ पे कुछ मूव खेलने की कोशिश करते हैं और वो यहाँ पे फाइनली फंसते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अपने व्यू के बारे में आप बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन जैसे स्टॉक से दूरी बना के रखना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल के सेशन की, थर्सडे के दिन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ। 5% के अपर सर्किट पे स्टॉक लॉक था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लगता है कि ओनली बायर्स थे, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होती हुई दिखाई दी है। 44 लाख शेयरों से ऊपर का वॉल्यूम देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 44-45 रुपए के भाव पे 45 लाख शेयरों का वॉल्यूम कोई बड़ा चीज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाइंग होती हुई दिखाई दी। तो यहाँ कहीं ना कहीं निचले लेवल से यहाँ पे एक बाइंग सपोर्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर जब हम यहाँ इस कंपनी के बारे में देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन अभी फिलहाल इसका समय सही नहीं है। और यहाँ पे अब जिस तरीके की डील होती हुई दिख रही है उसके बाद से यहाँ पे स्टॉक प्राइस में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप जो है यहाँ पे 2426 करोड़ की चलती हुई दिखाई दे रही है। पी रेशियो देखने मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसके फाइनेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे तो फाइनेंशियल आपको समझाएंगे कि किस तरीके से स्टॉक की जो रियल परफॉर्मेंस है। और मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को देख के स्टॉक नहीं खरीदते, बल्कि उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और उसके आने वाले फ्यूचर्स को देख के उसमें पैसे लगाते हैं। और अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल कमज़ोर है और उसका आने वाला फ्यूचर ब्राइट नहीं है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ पे मेरे पैसे डूब सकते हैं, तो बड़े इन्वेस्टर वहाँ से अपने पैसे निकालने चालू करते हैं। और उसी के ठीक सामने जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, रिटेल ट्रेडर होता है, उसको ये लगता है कि ऊपरी लेवल से स्टॉक इतना ज़्यादा टूट चुका है तो अब यहाँ पे खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉक को अपने पास एक्यूमुलेट कर लेता हूँ। फिर इस स्टॉक की किस्मत पलटेगी, मेरे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई देगी और ये स्टॉक फिर बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न जो है मेरे को देगा। तो दोस्तों, ऐसा 100 में से मुश्किल से 2-4 स्टॉक्स में होता है। बाकी 95% ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि आपका पैसा डुबा के ले जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे स्टॉक के चार्ट पैटर्न को। अगर हम यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न किस तरीके का है, दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बेरिश चार्ट पैटर्न जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगातार एक गिरावट वाला ट्रेंड जो है यहाँ स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। लगभग लगभग अप्रैल अगस्त सितंबर के आसपास जो डील अनाउंस हुई थी उसके आसपास ये स्टॉक का भाव जो था 160 के आसपास था। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पे जो डील कैंसिल हुई तो नहीं अभी, लेकिन अभी जिस तरीके से स्टे लगा हुआ है तो उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं लगातार स्टॉक प्राइस पे एक प्रेशर देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। ऊपर लेवल से अगर हम देख रहे हैं तो 160 रुपए से गिर के स्टॉक 44 रुपए आ गया। तो बहुत से इन्वेस्टर जो है इस लेवल पे फंसने की कोशिश करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब इसके नीचे क्या जाएगा। 70 रुपए के आसपास आपको अगर मैं लेवल की बात कर रहा हूँ तो आप 70 रुपए के आसपास देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही जबरदस्त जो एक्यूमुलेशन है वो आपको यहाँ पे 70 रुपीज़ के लेवल के आसपास दिखाई देगा। 70 से 80 रुपीज़ के लेवल पे ऊपर स्टॉक ने पार नहीं किया और फाइनली यहाँ पे स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद से लगातार गिरावट चल रही है। गिरावट के बाद कल का दिन फाइनली ऐसा था फाइनली जहाँ पे आपको एक 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्टर स्टॉक रहा हुआ है। लगभग लगभग 600-700 के आसपास से हुआ करता था 2018 में और उसके बाद से लगातार एक डाउन ट्रेंड में चलता गया। पिछले साल जब मार्केट में क्रैश आया तो उसके बाद ये स्टॉक लगातार सर्किट पे सर्किट
मार्केट डाउन मूव देता गया और निचले लेवल से हालांकि सपोर्ट जरूर आया था, लेकिन अब ये स्टॉक जिस लेवल पे है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही निचला लेवल आ चुका है। तो ये बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि इसके भी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर जो है बहुत ही बुरी तरीके से इसका जो है बिगड़ चुका है। तो यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मैं इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करूँगा लेने से, ना मैं इसकी तरफ देखूंगा। भले ही ये स्टॉक ऊपर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस स्टॉक के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसके पीछे नहीं भागने की कोशिश करूंगा। आपकी मर्जी, आप यहाँ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं फाइनेंशियल की किसी कंपनी की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे जब अगर इसके रेवेन्यू की बात करते हैं, लगातार पिछले 1 साल से इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने मिल रही है। यानी कि मार्च तक तो इसका रेवेन्यू 4,492 करोड़ था, लेकिन जून क्वार्टर, उसके बाद सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर लगातार जो है इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट तो भूल जाइए, लॉस पे कंपनी आती गई है, और पिछले 4 क्वार्टर में लगातार कंसिस्टेंट इस कंपनी ने तगड़ा लॉस पोस्ट किया है। दिसंबर क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 846 करोड़ का लॉस था, सितंबर में लगभग 692 करोड़ का, 561 करोड़ का जून क्वार्टर में था, और मार्च क्वार्टर में भी 476 करोड़ का। तो जब कंपनी प्रॉफिट ही पोस्ट नहीं कर रही है तो उसके शेयर के भाव बढ़ेंगे कैसे? सबसे पहला और सबसे सिंपल सटीक आंसर ये है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट ही पोस्ट नहीं कर रही तो उसके शेयर बढ़ते कैसे? अब कुछ 2-4 कंपनी को आप छोड़ दीजिए जो बिना प्रॉफिट के भी शेयर नंबर पोस्ट करती नहीं है, उसका भी शेयर बढ़ते। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो बड़े इन्वेस्टर्स को पता हो इनसाइडर ही कि यहाँ पे आगे चल के बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये साफ दर्शा रहा है कि इसमें आगे चलने की तो पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। जब इस कंपनी के हम ईपीएस की तरफ नज़र डालते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मोमेंटम आपको दिखाई दे नहीं रहा है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी की जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर नीचे की तरफ जाती दिख रही है। यानी कि प्रमोटर जो है अपने शेयर यहाँ पे बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 47% की हिस्सेदारी थी ऑलमोस्ट 2019 में, वो घट के लगभग 28% हो गई, और यहाँ पे उनके लगभग 28% में से भी 64% से ज़्यादा शेयर जो है प्रमोटर्स के वो यहाँ पे प्लेज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने मिल रही है। दूसरा एफआईएस के आप यहाँ पे नंबर देखिए, 12% स्टॉक होल्ड करते थे दिसंबर 19 में। बड़े इन्वेस्टर जो इस कंपनी में पहले पैसा लगा बैठे थे वो दिसंबर 2020 तक सिर्फ और सिर्फ 3% पे आ गए। यानी कि एफआईएस ने अपना पूरा ऑलमोस्ट माल खाली कर दिया, 2-3% ही यहाँ पे उनके पास जो है हिस्सा बचा हुआ है। तो ये हिस्सा गया कहाँ, उसकी भी हम बात करेंगे। डीआईएस की बात करें, डीआईएस भी 14% हिस्सा होल्ड करते थे दिसंबर 19 तक, जो दिसंबर 20 तक घटते घटते 6% हो गया। ये हिस्सा भी कहाँ गया तो पता नहीं। लेकिन अब आपको देखने मिलेगा पब्लिक शेयर होल्डिंग। देखिए पब्लिक किस तरीके से भागती है, सब शेयर के भाव गिरते हैं और सस्ते होते हैं, तो वो यहाँ पे एक जैकपॉट के चक्कर में भागती है। 26% हिस्सेदारी थी पब्लिक की दिसंबर 19 तक, जो कि बढ़ के 63% हो गई है। यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, यानी कि, और ये सारी की सारी जो शेयर होल्डिंग है पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जनरल पब्लिक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी स्टॉक के बड़े इतिहास में जाके कि जब जब किसी भी स्टॉक में पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती है उस स्टॉक के भाव नहीं बढ़ते। यस बैंक के केस में भी आपने देखा था किस तरीके से एक वक्त वो स्टॉक 400 रुपये का हुआ करता था और घट के 5, 7, 8 रुपये तक आता हुआ दिखाई दिया था। और पब्लिक शेयर होल्डिंग वहाँ पे आप जाकर देखेंगे पहले कम थी, धीरे धीरे दे करके जैसे जैसे यस बैंक टूटता गया वहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ती गई। यानी कि पब्लिक उस स्टॉक को लेने के लिए बहुत आतुर रहती थी कि भाई ये बैंक बहुत अच्छा है, खरीद लेते। लेकिन जो स्टॉक सामने बेच रहा है तो वो भी कुछ सोच समझ के बेच रहा होगा। बड़े फंड्स बेच रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस बेच रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं वहाँ पे। तो उन चीज़ों को भी समझना चाहिए पब्लिक को कि आखिर वो क्यों बेच रहे हैं। तो जब वो बेच रहे हैं तो आपको क्यों खरीदना है? जब वो खरीदे तो आप खरीदते हो तो समझ भी आता है, लेकिन अगर वो बेच रहे हो आप खरीद रहे हो तो आप या तो ये समझ रहे हो कि आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, या आपको उनसे ज़्यादा न्यूज़ का पता है, या उनकी कंपनी के बारे में वो आप उनसे ज़्यादा जानते हो, तो फिर अलग बात है। तो यहाँ पे आपके लिए एक सबसे बड़ी खतरे की घंटी ये है कि यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग भी जो है बहुत ही ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे शेयर का क्या होगा वो वक्त बताएगा, इसके ऊपर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बस ये चीज़ मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि ये स्टॉक जो है
बहुत ही बुरी तरीके से ऊपरी लेवल से नीचे गिरा है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग बेट जो है, ट्रेडिंग मूव्स है, वो इंट्राडे में कभी कभार मिल जाए, कभी आपके स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आ जाए, कभी मंदी आ जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से जाके बैठे हैं, जब तक कि कोई प्रॉपर न्यूज़ या कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट निकल के नहीं आती, तब तक यहाँ पे कोई आपको एक डायरेक्शनल मूव जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि यही स्टॉक में लेना है तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप इसको अवॉइड करके कोई दूसरे अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, तो मार्केट में दोस्तों बहुत सी हजारों कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल और वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, जहां पे आपके तगड़े पैसे जो है वो बनते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।